ईटीवी की खास पेशकश अदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शोएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। अदर ख्वाब के जरिए हम लगातार अल्पसंख्यकों से जुड़े जो मुद्दे हैं, तालीम का हो, रोजगार का हो या फिर तमाम जो दूसरे मसले हैं, उनको उठाते रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि सरकार तक इन तमाम जो मुद्दे हैं उनकी गूंज पहुंचे और कम से कम इस दिशा में कदम उठाए जाए। आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। हालांकि हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो बड़ा खूबसूरत ये प्रदेश है और तमाम जगहों से यहाँ पर सैलानी आते हैं, लेकिन क्या सरकार के जरिए जिस तरह के वादे किए गए हैं, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत हिमाचल प्रदेश में है, क्या उन वादों पर अमल भी किया जा रहा है का? क्योंकि चुनाव के वक्त अगर बात की जाए तो कई तरह के वादे अल्पसंख्यकों से भी किए गए थे कांग्रेस की तरफ से। अब कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पर है और किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए हिमाचल प्रदेश में, यही बात करने की कोशिश करेंगे। और कम से कम कुल्लू में भी, क्योंकि एक बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों की, वो यहाँ पर रहती है, तमाम चीजें हैं, किस तरह से वो लोग हैं, किस हालात में हैं, तालीम रोजगार का जो मसला है वो किस तरह से, इसी पर बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यूसुफ साहब भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि यूसुफ साहब की बात की है तो सरकार में कई अहम जो पदों पर जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। उसके अलावा कई लोग और हैं, तमाम लोगों से बात होगी। लेकिन यूसुफ साहब, किस तरह से आप हिमाचल प्रदेश में जो मुसलमानों के हालात है, तकरीबन 2.5 लाख के करीब बताई जाती है यहाँ जो आबादी है, अगर बात की जाए तो तालीम रोजगार तमाम जो मसले हैं उसको लेकर किस तरह के हालात यहाँ नजर आते हैं? असल बात अगर की जाए तो 2.5 से 3 लाख के बीच में मुस्लिम हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और लगभग 34 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की काफ़ी अक्सरियत है। बात अगर मुसलमानों के रहने सहने की जाए, उनके सामाजिक सिस्टम की बात की जाए, तो आज़ादी के बाद से जितनी डेवलपमेंट बाकी समाजों के अंदर हुई है, बाकी जगह पर हुई है, उतनी हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं हो पाई है। उसके कई कारण हैं। रोजगार रूप से हिमाचल प्रदेश का मुस्लिम जो है तो बहुत ही पीछे रह गया है, और कई मुस्लिम तो ऐसे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जिनके अपने घर ठिकाने आज तक नहीं हैं, और वो लोग घुमंतु जीवन जीते हैं। कभी पहाड़ों पे चले जाते हैं, कभी मैदानों में चले जाते हैं, तो कोई स्थायित्व उसके अंदर नहीं है। रोजगार का जहाँ तक प्रश्न है, गुज्जर स्वरोजगार वाले लोग हैं, वो खुद अपना रोजगार बनाते हैं। गवर्नमेंट के रोजगारों में कुछ लोगों को फायदा हुआ होगा, लेकिन पूरे समाज तक वो फायदा नहीं पहुंच पाया। यूसुफ साहब, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो सबका साथ सबका विकास की वो बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, और यहाँ पर राज्य की बात की जाए तो कांग्रेस की सरकार है। क्या इन तमाम चीज़ों से भी कुछ असर पड़ा है क्या? क्योंकि अगर केंद्र सरकार की बात करें तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कई तरह की स्कीमें चला रखी है, चाहे वो मानस हो, नई मंजिल हो, कई स्कीम अल्पसंख्यक मंत्रालय के जरिए चलाई जा रही है। उनका क्या फ़ायदा यहाँ पर कुछ मिल पा रहा है क्या, या राज्य सरकार की कुछ स्कीमें अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए हो? हकीकत में अगर बात की जाए तो इन स्कीमों का लोगों को भी पता ही नहीं है। बहुत कम लोग इस बार की जानकारी रखते हैं। कुछ पढ़े लिखे या कुछ इंटरनेट तक चलाने वाले जो लोग हैं, उन तक तो ये बातें होंगी, लेकिन आम गरीब आदमी तक वो स्कीमें अब तक है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि चीज़ें क्या है। तो हिमाचल प्रदेश में भी होना चाहिए, लोगों को उसकी स्कीमों का फ़ायदा होना चाहिए, वो लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो हम देखते हैं आज की तारीख में, तो बहुत कम वो स्कीमें लोगों तक पहुँच पाई हैं। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत निम्न स्तर पर है या शून्य। बात की क्या जो जिम्मेदार लोग हैं, कभी इस सिलसिले में बात की हो सरकार से, या जो सांसद या विधायक है, कम से कम इस तरफ सोचे या कदम उठाए जाएं? बिल्कुल कि सरकार के पास गए, विधायकों के पास भी गए, डीसी साहब से भी मिले, बाकी लोगों से भी मिले। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियाँ उसके बीच में वो डाल देते हैं, और कानूनी पेचीदगियों के बीच में हमारे काम जो है तो फंस के रह जाते हैं, तो वो काम हो ही नहीं पाते, वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि कोई सरकार की स्कीम हो तो उन तक वो पहुंचे और उसका वो लाभ उठाएं। बिल्कुल, कई स्कीमें हैं जिनका फ़ायदा पहुंचना चाहिए था, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तालीम का जो मामला है, तालीम के लिहाज से किस तरह से, क्योंकि कई इलाकों में, चाहे नाहन की बात करें या फिर दूसरे इलाकों में, जो मुस्लिम है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं, किस तरह से तालीम का स्तर है और क्या कोशिशें होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई? हिमाचल प्रदेश में तालीम की सतह बहुत नीची है, और यहाँ पर ख़ास तौर से माइनॉरिटी में मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर होता ये है कि बच्चे को जो सरकारी तौर से जो स्कीमें, जैसे मिड डे मील, वर्दी, बैग वगैरह, वो तो सबको मिलते हैं और मुस्लिम बच्चों को भी उसमें मिलते हैं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आगे करना चाहते हैं, उसमें
बहुत सी मतलब ऐसी स्कीमें हैं जिनका वो लाभ किसी कानूनी पेचीदगियों की वजह से मिले, जैसे कि 15 सूत्रीय जो सरकार का कार्यक्रम है उसमें वजीफे वो नहीं ले पाते हैं। ख़ास तौर से मुस्लिम जो बच्चे हैं उनको वजीफे इस वजह से नहीं मिल पाते हैं कि यहाँ पर सर्टिफिकेट जैसे इसमें बनवाने पड़ते हैं, उनको सर्टिफिकेट को लेने के लिए वो अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं जो कि इसका वो फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि हमें ये बताया कि यहाँ पर कि जो इस इलाके में जो गुजर कम्युनिटी है इनको सर्टिफिकेट ही नहीं होता है, क्योंकि इनके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें मुस्लिम लफ्ज़ है ही नहीं, गुजर है, तो इनको सर्टिफिकेट जो है वो गुजर का दिया जाता है। तो और ये स्कीम मुस्लिम्स के लिए है, इस वजह से वो इसके पात्र नहीं होते हैं। जी, कभी मुलाकात हुई क्या इस सिलसिले में? एक्चुअली में एक हिमाचल प्रदेश में स्कीम शुरू हुई थी आज से कोई 10 साल पहले कि उन गुज्जरों को, खास तौर से मुस्लिम कम्युनिटी के जो गुज्जर हैं उनको चारा दिया जाए। कुछ सूखा हो गया था तो वीरभद्र गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। तो हम लोगों ने जब पटवारी के पास गए, हमने जाकर पटवारी से कम्युनिटी का सर्टिफिकेट मांगा तो पटवारी ने साफ इनकार कर दिया कि भाई हमारे रेवेन्यू में, हमारे रिकॉर्ड में ये चीज़ नहीं है, हम आपको मुस्लिम लिख करके नहीं दे सकते। तो हमने तहसीलदार साहब से मिल करके बात की, एसडीएम साहब से बात की। मुस्लिम शब्द लिखा नहीं जाएगा उनको उन योजनाओं या उन स्कीमों का फायदा नहीं मिल पाएगा, वो फायदा पहुंच ही नहीं सकता है क्योंकि सबके लिए है। फिर तो उसके पात्र फिर बहुत सारे लोग हो जाते हैं और गवर्नमेंट के पास शायद इतने साधन ना हो कि उनको दे पाए। तो बिल्कुल बहुत कई तरह की जो परेशानियां है वो यहाँ पर है और कम से कम हुकूमत को इन के बारे में सोचना भी होगा। हालांकि कई और मसले भी है, चाहे वो 15 जो सूत्रीय कार्यक्रम है उसकी बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, कई और भी मामले हैं जिन पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अधूरा ख्वाब की आज की इस कड़ी में हम हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहुंचे हैं। कोशिश यही हो रही है किस तरह से जो अल्पसंख्यकों के हालात हैं उनको सरकार के सामने रखा जाए और कम से कम इस दिशा में कोई ना कोई जो कदम है वो उठाए सरकार। इसके लिए कोशिश हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। यूसुफ साहब, 15 सूत्रीय कार्यक्रम का क्या हालात हिमाचल प्रदेश में नजर आते हैं? मीटिंग होती है क्या? और जो चीजें इस कार्यक्रम के तहत एक कोशिश की गई थी कि अल्पसंख्यकों के जो हालात हैं उनको सुधारा जाए, उसमें कुछ कहीं ना कहीं जो बेहतरी है वो नजर आ रही है क्या? असल में हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 15 सूत्रीय कार्यक्रम की स्कीमें शुरू की गई हैं वो कागजी तौर पर तो बिल्कुल ठीक है कि कागजों पे तो वो स्कीमें चल रही हैं। असल बात यह है कि लोगों तक वो स्कीमें पहुंच नहीं पाती हैं। मैंने डायरेक्टर के रूप में काम किया है हिमाचल प्रदेश में 15 सूत्रीय कार्यक्रम के डायरेक्टर के रूप में, और हमने वहाँ कोशिश की थी कि अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएं जहाँ मुस्लिम आबादी है जिनके लिए स्कीमें हैं। लेकिन पैसों की कमी की वजह से या कुछ निगलिजेंसी की वजह से वो स्कीमें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, अवेयरनेस कैंप लग नहीं पाते और लोग उसका फ़ायदा उठा नहीं पाते। किसी भी स्कीम का फ़ायदा तब लोगों को पहुँचता है जब लोगों को पता हो कि आखिर ये स्कीम है क्या और मैं इसका बेनिफिशियरी कैसे हो सकता हूँ। तो जब तक लोगों तक ये पहुंचेगी नहीं तब तक लोग इसका फायदा उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं डायरेक्टर के पद पर रहे हैं, तो क्या कोशिश आपकी तरफ से की गई थी और कहां आपको लगा कि यहाँ मुश्किलें आई और ये अगर हल हो जाए तो शायद इसका फायदा बड़े पैमाने पर हो सकता था? असल में हमने पहली कोशिश ये की थी हिमाचल प्रदेश के अंदर कि लोगों के तक जाया जाए, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है स्कीम का कि क्या चीज़ है, तो लोगों तक जाया जाए, अवेयरनेस कैंप्स लोगों के वहाँ लगाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाकर के इसके बारे में बताया जाए कि आखिर 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रधानमंत्री का जो ये है क्या चीज़ है। तो समय हमारे पास बहुत कम था, ये लगभग मेरे ख्याल से पिछली सरकार के आखिरी दौर में ये चीज़ें आई, 2-3 मीटिंगें उसमें हो पाई, तो ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया उस समय। आज मुझे मालूम नहीं कि हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थिति क्या है, लेकिन उस वक्त हमने कोशिश की थी कि अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाएँ और हमने पौंटा साहब में, नाहन में, कालका में और मंडी में हमने इसके अवेयरनेस कैंप्स किए थे जो हैं, और हमने लोगों को इसके बारे में बताया था। एजुकेशन के बारे में सरकार क्या फ़ायदा दे रही है, आपके बच्चे आगे कैसे पढ़ सकते हैं। कहाँ हुई पैसों की कमी की आप बात कर रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम हुई? एक्चुअली विभागों के पास स्कीमें तो पहुंचा दी जाती हैं, उन स्कीमों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये विभागों को बताया नहीं जाता। तो अगर आप शिमला से उठ करके एक कैंप कुल्लू में करेंगे तो उसके जितने एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ से आएंगे? तो लोगों से मांग के तो इसको कर नहीं सकते, तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए।
तो सरकार क्या मदद नहीं देती थी क्या? नहीं, हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से अब तक इसमें कुछ भी नहीं है। तो अवेयरनेस कैंप्स इस वजह से हमारे सक्सेसफुल नहीं हो पाते कि सरकार की तरफ से कोई एड मिलती नहीं। एक विभाग को कह दिया जाता है, एक विभाग दूसरे को कहता है, दूसरा तीसरे को कहता है, और वैसे ही ये मामला घूम करके रह जाता है। मीटिंग होती है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, तमाम चीज़ें वो मीटिंग होती है क्या, और क्या उसका जिस तरह से कहा गया कि वक्त वक्त पर मीटिंग हो, ये आदेश भी है, लेकिन वो क्या नज़र आती है क्या? मीटिंगें तो होती हैं बाकायदा, उसमें हर तरह का मुद्दा जो है तो वो बीच में शामिल किया जाता है। रोजगार का मुद्दा भी शामिल किया जाता है, एजुकेशन का मुद्दा भी शामिल किया जाता है, अपाहिज हैं, विधवा हैं या बेरोजगार हैं, वो सारे मुद्दे उसके अंदर आते हैं। सभी मुद्दों को उसके अंदर शामिल किया जाता है, लेकिन वो सब मीटिंग तक रह जाता है। मीटिंग के बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती, तो मीटिंग तक ही सारा सीमित होकर रह जाता है। बिल्कुल, मीटिंग तक ही सीमित होकर रह जाता है, जो काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। ये चीज़ें सामने आई है। हज हाउस का एक मसला बड़ा अहम हिमाचल प्रदेश में है, क्या चीज़ है? और क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हर साल हज के जो फॉर्म निकलते हैं और कई तरह की जो कार्रवाई होती है हज को लेकर, तो बहुत ज़्यादा परेशानी कम से कम आज़मीन को उठानी पड़ती है। कई लोग जाते हैं अलग अलग शहरों में। हज हाउस ना होने की वजह से कितनी बड़ी दिक्कत, और किस तरह से आप मांग कर रहे थे हज हाउस की, अब तक जो पूरी नहीं हो पाई? हिमाचल प्रदेश में हज हाउस की मांग बहुत दिनों से चली हुई है और अभी भी नहीं है। यहाँ से लोगों को जो हज पे जाना चाहते हैं उनको शिमला या बहुत दूर जाना पड़ता है, और इसमें बहुत सी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फिलअप करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यही मुतालबा चला आ रहा है कि हज हाउस बनाया जाए, बाकायदा एक ऑफिस हो जहाँ पर जाकर लोग अपने फार्म। किस तरह से जो चीज़ें हैं वो होती है जब हज करने के लिए जो आज़मीन है वो जाते हैं, उससे पहले जो पूरी प्रक्रिया है किस तरह से चीज़ें रहती है शिमला में, या कहाँ कहाँ कैंप वगैरह लगाए जाते हैं? इसकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आ जाती है और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से इसके फॉर्म मिलते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़िला स्तर पर इसकी कोई ट्रेनिंग या वो नहीं होती है। ये एक ही जगह पर पूरे स्टेट में इसके बारे में लोगों को ट्रेन किया जाता है। ट्रेनिंग कैंप लगते हैं हज पर जाने से पहले, वो लगते हैं क्या हिमाचल में? जी लगते हैं, वो लगते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं लगते हैं, एक ही जगह लगते हैं। तो जो दूर दराज के जो जो दूर दराज के लोग हैं जो कई कई सौ किलोमीटर दूर रहते हैं, उनको भी वहीं आना पड़ता है एक साथ? जी हाँ, उनको भी वहीं आना पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश में हज हाउस ना होना भी एक अहम मसला रहा है, लेकिन इसकी तरफ कभी तवज्जो देने की सरकार ने शायद कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से हर साल आज़मीन को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम अब सरकार इस तरफ ध्यान देगी ताकि आज़मीन को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कब्रिस्तान के हालात भी हिमाचल प्रदेश के जो बड़े शहर है, चाहे कुल्लू हो, मनाली हो, तमाम जो दूसरी जगह है वहाँ पर बड़े ही ख़राब क्योंकि नज़र आते हैं। लगातार कई तरह की शिकायत भी मिलती रही है कि कब्रिस्तान की जो समस्या है वो बढ़ रही है, और कब्रिस्तान की कमी कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है लोगों के लिए। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश पहुंचे हैं आज हम अदूर ख्वाब की इस कड़ी में, और लगातार हम यहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि जो इनकी समस्याएं हैं वो कम से कम सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंचे और इसको दूर करने की कोशिश की जाए। कब्रिस्तान का मसला बड़ा अहम बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में कब्रिस्तान की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है। किस तरह से इसके लिए कोशिश होनी चाहिए और क्या मांग करते रहे हैं अल्पसंख्यक, इस तमाम मुद्दे को लेकर इस पर भी बात करते हैं। मौलाना साहब, किस तरह से समस्या है कब्रिस्तान की? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों से बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि अपनी ही ज़मीनों में लोगों को जो मैयत है उसको दफनाना पड़ता है। कब्रिस्तान की इतनी ज़्यादा कमी है। जी बिल्कुल, हमारा जो ये कुल्ली मनाली वाला क्षेत्र है, यहाँ से कुल्लू से मनाली काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन इसमें कोई मुस्तकिल कब्रिस्तान का इंतज़ाम नहीं है। ये जो कुल्लू है, कुल्लू के अंदर एक कब्रिस्तान है, लेकिन कुल्लू से मनाली और बल्कि मनाली से भी ऊपर तक 60-70 किलोमीटर पड़ता है। अब मनाली से अगर किसी को लाना पड़े तो बड़ी मुश्किल आती है। इसी तरीके से यहाँ पे सैलानी वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अगर कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाए तो उनको लाने में बड़ी दिक्कत परेशानी सामने आती है। और इसी तरीके से जो हमारा ये लोकल एरिया है, जो यहाँ के ख़ास बाशिंदे हैं, आसपास में जो रहने वाले हैं, तो उनके लिए भी कोई कब्रिस्तान का मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं है।
इसके जो क्योंकि वक्फ की ज़मीनें भी हर शहर में देखते हैं अमूमन होती है तमाम चीज़ें, क्या उस तरफ से भी कोशिश की गई क्या, या फिर तमाम चीज़ें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो लोग मकामी जो लोग हैं जो कम से कम स्थानीय है उनके लिए भी समस्या है? उनके लिए भी समस्या कभी कभी तो बड़ी ज़्यादा होती है। कुछ लोग तो ऐसे जो मकामी उनके पास ज़मीनें हैं तो वो अपनी ज़मीन के अंदर ही दफन कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास ज़मीनें बिल्कुल नहीं है, उनके पास तो रहने के लिए भी ज़मीनें नहीं है, तो वो ऐसा करते या तो दूसरों के पास जाके किसी तरीके से मिन्नत समाजत करके उसके पास से ज़मीन लेते हैं और फिर वहाँ पे अपना दफन करते हैं, और या फिर ऐसा होता है फिर वही 30-40 किलोमीटर कुल्लू जो पड़ता है वहाँ पे ले जाना पड़ता है। बिल्कुल यूसुफ साहब, क्या स्थिति ऐसी क्यों बन गई कि क्या वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो कुल्लू या मनाली में नहीं है क्या, और वक्फ बोर्ड लगातार ये भी जो चीज़ें हैं वक्फ बोर्ड की तरफ से होती रही है कि भाई कब्रिस्तान का मसला हो, इस तरह की चीज़ों को सुलझाने की कोशिश होती है, यहाँ इस तरह की स्थिति क्यों? वक्फ बोर्ड की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी कुल्लू में भी है और मनाली में भी है। उस प्रॉपर्टी की स्थिति कुछ ऐसी है कि किसी समय में जब पंजाब वक्फ बोर्ड था, हिमाचल वक्फ बोर्ड आज अलग है, जब पंजाब वक्फ बोर्ड था तो जितनी भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो लोगों को किराए पे दे दी गई है, और स्थिति ये है कि उस ज़मीन के ऊपर पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं और उनका कब्जा हटा पाना बड़ा मुश्किल है। कई मेरे ख्याल से कोई 30-35 केस तो ऐसे होंगे जो कोर्ट में इस वक्त चल रहे हैं, चाहे वो कुल्लू की बात कर लें, आप मंडी की बात कर लें, मनाली की बात कर लें, सारी की सारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है तो लोगों के कब्जे में है, और अगर कहीं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अगर किराए पर नहीं दी गई तो लोग उसके ऊपर काबिज होकर के बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या वक्फ बोर्ड, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 35 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं, तो क्या इस दिशा में कोई निपटारा तेज़ी के साथ नहीं हो पा रहा? क्या चीज़ें हैं, या वक्फ बोर्ड का भी एक कहीं ना कहीं ढीलापन है कि जो हो रहा है होने दिया जाए, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं उसमें इसी तरह की स्थिति नज़र आती है? वक्फ बोर्ड अपनी तरफ से कोशिश करता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन कानूनी पेचीदगियाँ आ जाती हैं। उसके बीच में किसी ने कोर्ट में एफिडेविट बनाया होता है कि जी मैंने 99 साल की लीज पे या 25 साल की लीज पे ज़मीन ले ली, और उसमें किराया दर्शा दिया जाता है 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, जो आज से 50 साल पहले था, तो वो उस ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। वक्फ बोर्ड कोर्ट में केस करता है, कोर्ट का डिसीजन उस ज़मीन के मालिक के हक में चला जाता है कि आपने इसका एफिडेविट बनाया हुआ है। तो हमने कोशिश की थी कि लेटेस्ट जो आज रेट्स हैं इसके किराए के जो रेट्स हैं, ऐसे कौन से शहर हिमाचल में आपको लगते हैं जहाँ कब्रिस्तान की कमी की बड़ी समस्या है, किन जगहों पर सबसे ज़्यादा है? मेरे ख्याल से थ्रू आउट हिमाचल ये समस्या है। ऐसा सरकार की तरफ से कहीं भी 2-4 स्थानों को छोड़ करके कब्रिस्तान नॉमिनेटेड नहीं किए गए हैं कि ये आपको कब्रिस्तान के लिए जगह दी गई है। कुछ जगहों पे लोगों ने कोशिश की है, जैसे नालागढ़ में किसी ने कोशिश की है, पौंटा साहब में किसी ने कोशिश की है, या नाहन में किसी ने कोशिश की है। कुछ थोड़ी सी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी शिमला में है, तो शिमला में थोड़ा सा ऐसा है कि वहाँ पे कब्रिस्तान आपके हैं, लेकिन जगह उतनी अच्छी वो भी नहीं है कब्रों के लिए। बाकी सभी जिलों के अंदर, कुल्लू के अंदर आप देखें तो एक वक्फ बोर्ड का कब्रिस्तान है, लेकिन अगर सारे जनाजे वहाँ जाने लग जाएं तो मेरे ख्याल से 1 साल में वो कब्रिस्तान की जगह जो है तो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद स्थिति फिर वही की वही आ जाएगी। कैसे अभी चीज़ें रहती है जो लोग, क्योंकि ये तो एक जो कुदरती चीज़ है कि इंसान को दफन होना ही है, तमाम चीज़ें हैं, तो कैसे अभी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर जो अपनी प्रॉपर्टीज़ है, अपने घर के आसपास की ज़मीन है, वहाँ भी कब्र बनाई जा रही है? बिल्कुल बनाई जा रही है जी। हमारे जितने, हम कुल्लू के लोअर बेल्ट की अगर बात करें तो मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे एक ज़मीन दे रखी थी, मेरे चाचा ने एक ज़मीन दे रखी थी, उसके लिए कब्रिस्तान के लिए जो जगह दे रखी थी। अब स्थिति ये हो गई कि वो जगह इतनी भर चुकी है कि अब उसके विस्तार की कोई गुंजाइश है नहीं। तो हमने इसके लिए MLA साहब को भी लिखा, हमने CM साहब को भी लिखा, हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी गए, और सबने आश्वासन सबने दिए हैं कि हाँ आपको कब्रिस्तान के लिए जगह देंगे, लेकिन अगर बेसिकल देखा जाए तो कोई इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अब तक किसी को कोई जगह नहीं मिल पाई है। तो हमने गांव वालों से मिलकर के एक 3rd क्लास फॉरेस्ट जगह है थोड़ी सी हमारे गांव के अंदर, तो हमने उसको उनसे लिया था कि चलो कब हमको यहाँ शहरों में इसी तरह की बहानेबाजी या ये तमाम चीज़ें ही चलती रहती हैं। बिल्कुल यही चलती हैं, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होती ही नहीं है। लोग एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। अगर हमारे पास ज़मीन होती तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों जाते? ज़मीन तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होगी या सरकार के पास होगी, तो सरकार कहती है कि हमारे पास ज़मीन है तो हम जेब में डाल के तो चुनाव आते हैं, तमाम जो मुद्दे आपने बताए, चाहे वो 15 सूत्रीय कार्यक्रम का मामला हो या फिर ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का कब्जे का मामला हो, या तमाम जो दूसरे मामले हैं कब्रिस्तान की कमी का, इनको लेकर क्या बातचीत नहीं होती क्या आप लोगों की, या आश्वासन नहीं दिया जाता क्या जो प्रतिनिधि या उम्मीदवार होते हैं, क्या चीज़ें, और क्या आप बाद में जवाब नहीं मांगते क्या उन लोगों से? निश्चित तौर पर होती हैं।
जब भी इलेक्शन होता है हम यही मुद्दे लेकर के उनके पास जाते हैं कि हमारे पास कब्रिस्तान होना चाहिए और रोज़गार होना चाहिए, हमारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। एक जनरल कैटेगरी के अंदर तो ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं, लेकिन बेसिकली इसका कोई फ़ायदा किसी को नहीं मिल पाता। ख़ास तौर से कब्रिस्तान का मामला जब आता है तो भूमि जो है, ज़मीन जो है, तो ये मसला बन जाती है। सरकार कहती है हमारे पास ज़मीन नहीं है, लोग कहते हैं कि हम ज़मीन कहाँ से लेकर के देनी तो सरकार को पड़ेगी। तो सरकार के पास ऐसी बहुत सारी ज़मीनें, अगर चाहे सरकार तो मुसलमानों की ज़मीनें है ज़मीनें बिल्कुल हैं, सरकारों के पास ज़मीनें हैं और वो मुहैया कराई जा सकती हैं। तो हमने कोशिश की है अपनी बस्ती के लिए, लेकिन अब तक वो भी सिरे नहीं चढ़ी है बात। बिल्कुल तमाम चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जाहिर सी बात है कि तमाम जो शिकायतें या फिर जो भी डिमांड है इन पर सरकार को गौर करना होगा, क्योंकि चाहे हम तालीम का मामला हो, रोज़गार का मामला हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बुनियादी ज़रूरतें हैं। और कम से कम तालीम का जो मसला है अगर बात की जाए तो बड़ा अहम है, क्योंकि चाहे वो वन गुज्जरों का मामला हो या तमाम जो दूसरे अल्पसंख्यक हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं, उनकी तालीम का जो स्तर है वो सबको मालूम है, बहुत ज़्यादा अच्छा उसको नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी जो समस्या है, चाहे कब्रिस्तान का मामला हो या दूसरी जो समस्या है, उसको लेकर अगर बात की जाए तो वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आता। इस दिशा में भी कम से कम सरकार को कदम उठाने की ज़रूरत है और कम से कम इन लोगों की जो बात है उसको सुनने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। तो फिलहाल आज के अधूरा ख्वाब की इस कड़ी में इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। देखते रहिए ATV न्यूज़।